तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और ये हमारा रिवीजन का जो है आज तीसरा क्लास है आर्ट ऑफ टीचिंग की। तो अगर आप लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले वाली भी क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। तो आप लोग इसको जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक अधिगम में अंतिम चरण क्या है? सूचना, विश्लेषण या मूल्यांकन या फिर संश्लेषण। तो दोस्तों सबसे पहले तो यह समझिए कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में या संज्ञानात्मक अधिगम में कौन कौन सा चरण होता है। तो दोस्तों इसमें जो 5 चरण होता है, पहला चरण होता है ज्ञान का, दूसरा चरण होता है समझ का, और तीसरा चरण जो होता है अनुप्रयोग का होता है, और चौथा चरण जो होता है वो विश्लेषण का होता है। एक सेकेंड, थोड़ा मैं इसको, चौथा चरण जो होता है वो विश्लेषण का होता है, और पांचवा चरण इसका जो होता है संश्लेषण का होता है। संश्लेषण। तो देखिए दोस्तों, इसमें यही 5 चरण होता है संज्ञानात्मक अधिगम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, संश्लेषण। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, स्व प्रयास से क्या अधिगम है? स्वायत्त अधिगम या सुरक्षाधारी अधिगम या प्रजातांत्रिक अधिगम या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, स्व प्रयास से जो अधिगम होता है वो हमारा स्वायत्त अधिगम होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, मैं जैसा कि सब वीडियो में बोलता हूँ कि रिवीजन क्लास है ये, तो इसमें मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन आपको करते हुए चलूंगा थोड़ा सा। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे को मैं कर दूंगा, तो आप लोग लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लूम का वर्गीकरण खोजबीन करता है संज्ञानात्मक क्षेत्र को या भावात्मक क्षेत्र को या मनोज्ञात्मक क्षेत्र को या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ब्लूम का जो वर्गीकरण होता है, जिसको हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, तो उसका 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है हमारा संज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक और तीसरा होता है मनोज्ञात्मक। तो ये तीनों जो है ब्लूम के वर्गीकरण में आ जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये हर साल आपके पूछे ही जाते हैं। इससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से जरूर कीजिएगा। और थोड़ा सा इसको और मैं आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है इसका, वो ज्ञान और बौद्धिक क्षमता के लिए होता है। और भावात्मक क्षेत्र जो होता है ये वाला आपका, वो भावनाएं और दृष्टिकोण मूल्य के लिए होता है। और ये तीसरा वाला जो आपका मनोगत्यात्मक क्षेत्र होता है, वो आपका शारीरिक या व्यवहारिक कौशल के लिए होता है। तो इसलिए इसका जो है करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी है, जैसा कि मैंने बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये वाला आप लोग दोस्तों जरूर इसका थ्योरी थोड़ा थोड़ा देख के जाइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, तथ्य से संबंधित ज्ञान क्या है? ऑप्शन ए है प्रत्ययात्मक ज्ञान, या ऑप्शन बी है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, या फिर ऑप्शन सी है प्रक्रियात्मक ज्ञान, या फिर ऑप्शन डी है तथ्यपूर्ण ज्ञान। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका तथ्यपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना क्या कहलाता है? विश्लेषण, संश्लेषण या व्यवस्था या फिर समझ। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन सी। और दोस्तों, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से कीजिए। बाकी कोई भी डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आप लोग को देख ही रहा कि मैं हर एक कमेंट करने वाले को रिप्लाई करता हूँ, इसी वजह से आप लोगों की कल क्लास भी नहीं हो पाई थी। तो टाइम थोड़ा सा कल उसमें निकल गया था, बाकी आप लोग की क्लासेस रेगुलर चलेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वेश्चन मिसिंग है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का नियम क्या है? शिक्षण विधि या शिक्षण सिद्धांत या शिक्षण प्रविधि या फिर शिक्षण कार्यनीति। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा शिक्षण सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण सिद्धांत। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना किससे संबंधित है? पूर्व ज्ञान से या नवीन ज्ञान से या फिर किसी विशिष्ट उद्देश्य से या फिर उद्देश्य कथन से। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो शिक्षण की शुरुआत में प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना होता है और उसे नए विषय से जोड़ना होता है।
ताकि विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती है इससे और नया ज्ञान जो है आसानी से समझ में आता है। तो प्रस्तावना जो संबंधित होता है वो आपके पूर्व ज्ञान से होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना क्या है? शिक्षक का मार्गदर्शक या फिर कक्षा की क्रिया सुनिश्चित करता है या फिर शिक्षार्थी को लक्ष्य समझने में मदद करता है या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों पाठ योजना जो होता है वो शिक्षा का मार्गदर्शक भी होता है, कक्षा की क्रिया सुनिश्चित भी करता है और शिक्षार्थी को लक्ष्य समझने में भी मदद करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा के सिद्धांत को विकसित किसने किया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है हबार्ट ने या फिर वाइगोन्स्की ने और इसमें दो ऑप्शन मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हबार्ट ने। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्ग्राफिया क्या होता है? एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है, या फिर ऑप्शन बी एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है, या फिर ऑप्शन सी एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधित है, या फिर एक तंत्रिका विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये वाला। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को इसको बता भी देता हूँ। तो दोस्तों डिस्ग्राफिया जो होती है वो न्यूरोलॉजिकल कारणों से भी होती है। तो डिस्ग्राफिया में बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, जैसे कि अक्षरों को सही आकार में लिखना, शब्दों के बीच दूरी रखना, लिखते समय बहुत धीमा होना या उलझन महसूस करना, यह समस्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने को उपागम जो है उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा संवर्धन, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये सब स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन है तो इसमें समझाने वाला कुछ होता नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा बाकी। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों एक बार आप लोग उस सबको देख लीजिए, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आप लोग को स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और जितने एक्सपेक्टेड है वो सारे का एक दिन मैं बना दूंगा आप लोग के लिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्टता कौन सी है? ऑप्शन ए है संवाद कौशल का उच्च स्तर, या फिर ऑप्शन बी है कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, या फिर उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, या फिर बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? अच्छा संचार कौशल, या ऑप्शन बी प्रभावी नेतृत्व गुण, या फिर छात्रों के कल्याण की चिंता, और या फिर विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। क्योंकि एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण यही होता है कि उसको अपने विषय पे जो है अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शिक्षक से उसकी कक्षा के पहले दिन छात्र अपना परिचय देने को कहे तो उसे अपना परिचय देना चाहिए। ऑप्शन ए है उन्हें अपने बारे में संक्षेप में बताए, या फिर ऑप्शन बी है उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहे, या फिर ऑप्शन सी है मांग को नजरअंदाज करे और पढ़ाना शुरू करे, या ऑप्शन डी छात्र को इस अवांछित मांग के लिए डांटे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उन्हें अपने बारे में संक्षेप में बताए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर कल की क्लास में। और बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।